रिएक्शन ऑफ द नॉन मेटल विद एसिड। अच्छा, अभी तक की जो रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन दे दूं पता चलेगा? रिएक्शन ऑफ मेटल में सारी रिएक्शन बताए हैं? हाँ, यस सर। सारी आती हैं सबको? यस सर, मेटल, तीन ही तो ऐसे होते हैं सर वैसे, Yes, sir. H2SO4, HCl और NO2SO4। जनरली मेटल प्लस एसिड क्या, कौन सा गैस प्रोड्यूस करता था? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, H2 गैस सर। लेकिन नॉन मेटल प्लस, जो नॉन मेटल और रिएक्शन होती है नॉन मेटल की, और इसका हम एसिड से रिएक्शन करेंगे अगर, तो जनरली नॉन मेटल एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड नहीं करती है, नो हाइड्रोजन, और जनरली नहीं करती है। कल मैंने बताया था कि हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस को एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है अगर उसको हाइड्रोजन में लेके जाना है, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस मतलब H प्लस, और H प्लस को अगर H2 में कन्वर्ट करना है तो उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। अब इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल के पास तो होते नहीं है, वो नॉन मेटल क्योंकि होते भी हैं तो वो बस अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो नॉन मेटल में ऐसे ही डिफिशियंसी है इलेक्ट्रॉन की, वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। लेकिन मेटल में ऐसा नहीं था, मेटल में क्या था, वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार था। मैंने कल ये चीज बताई भी थी आपको, याद होगा या नहीं? यस sir. सर यार। यस सर। ठीक है, यहां पर लिख सकते हो नॉन मेटल, नॉन मेटल डू नॉट displace hydrogen on reaction with acid, unlike metal, because they do not have, because they do not have electrons to donate। ऑलरेडी बताया हुआ है मैंने कैसे डोनेट करता है, क्या रिएक्शन होती है, कैसे वो H प्लस को H2 में कन्वर्ट कर सकता है। बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो H प्लस, जैसे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑलरेडी, इसको जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा इसमें जुड़ेगा, ये अब हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो सकता है। यही नंबर में अगर ज्यादा हो तो ये H2 का फॉर्मेशन कर देता है। इज दैट क्लियर और नॉट? कोई प्रॉब्लम है बेटा? ये नो सर। सर तो सर जो नॉन मेटल जब एसिड के संग रिएक्शन करेगा तो सर और कोई गैस निकलती है क्या? हाँ, कभी कभी वो कुछ पार्टिकुलर रिएक्शंस में होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि सम नॉन मेटल्स रिएक्ट विद कुछ, और वो जो रिएक्शन करती भी हैं तो वो कंसंट्रेटेड एसिड से करती हैं, जनरली डाइल्यूट एसिड से नहीं करती। यहाँ पर लिख सकते हो ओके सर। सम नॉन मेटल, डाइल्यूट और कंसंट्रेट का मतलब पता है ना? यस सर। ओके, आपने सर उसको कितना डिटेल में समझाया था। फिर भी तो नहीं पता होता ना बहुत सी चीजें। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर आप एक बार और डाइल्यूट का बताएंगे क्या होता है? देखिए बेटा, नहीं बताता ना। लेकिन सर उस दिन सर आपने कितना समझाया था डाइल्यूट कंसंट्रेटेड के बाद। सर आपने बताया था। सर आपने बताया तो था लेकिन मैं भूल गया। बेटा देखना ना भूल गया, मैं फिर से क्या बता दूं क्लास में? क्लास में इतने बच्चों को डिस्टर्ब होगा, मैं एक चीज फिर से भी बताऊंगा। अगर आप उसको एक बार देख लोगे पुरानी नोट्स में तो आराम से आ जाएगा। तो भूलने और फिर ना भूलने में क्या रह गया बेटा? अब ऐसे तो फिर जितनी चीजें भूल जाओगे रोज पूछोगे आके मुझसे, फिर पहले मैं जो जितना जितना भूला है सबका नोट लिखूं, वो बताऊं, उसके बाद फिर आगे बढ़ो। नहीं समझ में आया तब बताना, ठीक है? हेलो। यस सर। यस सर। कुछ नॉन मेटल होती हैं जो कि एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं, कंसंट्रेटेड एसिड के साथ, जैसे कि सल्फर। सल्फर की रिएक्शन HNO3 से करते हैं नाइट्रिक एसिड, और वो भी कंसंट्रेटेड हो। बेटा दो चार रिएक्शन, इस पूरे टॉपिक में 4-5 रिएक्शन ऐसी होंगी जिनको याद करना पड़ेगा। जैसे एक रिएक्शन है वो P4 वाली, उसको याद करना पड़ेगा। एक ये वाली रिएक्शन याद करना पड़ेगा। दो रिएक्शन ये हो गई
और एक जो आपकी रिएक्शन थी Zn की हीट के साथ, स्टीम के साथ रिएक्शन करवाई थी, याद है ना वो रिएक्शन? यस सर। एक वो रिएक्शन याद करनी पड़ेगी और एक आयरन वाली। बस 3-4 आयरन की जो स्टीम के साथ थी, बस 3-4 रिएक्शन याद करनी पड़ेगी। बाकी सारी रिएक्शन का मीनिंग मैंने बता दिया है, कैसे वो रिएक्ट कर रही है। कोई दिक्कत? बेटा पूरे टॉपिक के अंदर 3-4 रिएक्शन याद करने को मैं बोल रहा हूं बस, बाकी सब में बताया है और सारी चीजें लिखाई हैं कि कैसे S2 डिस्प्लेस करता है, कैसे रिएक्शन करता है। रिएक्शन रखते तो नहीं हो? हेलो, नो सर। तो सर कोई बच्चा क्लास में है जो रिएक्शन रखता है? नो सर। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड देता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है और वाटर देता है। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। याद करनी पड़ेगी ना, रखनी पड़ेगी ना सवाल को। क्या बेटा? ये वाली रिएक्शन जो भी आप बता रहे हैं सल्फर के साथ HNO की कंसंट्रेशन याद करनी पड़ेगी बिल्कुल। क्या 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 बोल रहे हो, फिर से बोलो तो। याद करनी पड़ेगी। 5-50 तक तो मेरा ही होगा। बेटा क्या बोल रहे थे? किसी का माइक ये वाली याद करनी पड़ेगी ना, ये S के साथ HNO3 वाली। हाँ बेटा। ओके। सल्फर प्लस HNO3 gives H2SO4 plus NO2 plus water। इसको तो रखना ही पड़ेगा। हाँ, ये आप ये पता होना चाहिए कि सल्फर रिएक्शन कर जाती है कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। मतलब कुछ नॉन मेटल ही होती हैं जो रिएक्शन करती हैं और वो कुछ इवॉल्व कर सकती हैं, बाकी सारी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं और उनके बारे में मैंने बता दिया है। बेटा मेरे को नहीं लगता कि कोई किसी को क्वेश्चंस नहीं आ रहे होंगे। क्या क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की थी डीपीपी के अंदर? इसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व की थी जो मॉड्यूल वाले किए थे क्वेश्चन या नहीं? यस सर किए थे। आ रहे थे ना? करे थे सर, आ रहे हैं सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर, ये रिएक्शंस के भी क्वेश्चन थे और ये सब। बेटा सारे के सारे क्वेश्चन हमने लगभग सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन बता भी दिए हैं क्लास में, खुद से लिख के बता दिए हैं और सारी रिएक्शन भी बता दी हैं। अगर कोई चीज नहीं आती तो मेरे को पूछ सकते हो, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन सॉल्व जरूर करना, ठीक है? हेलो। यस सर। यस सर। आगे बढ़ूं? जब आपने HNO3 के नीचे क्या लिखा है? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर चैप्टर का खत्म हो जाता है और आपके पास एक और सीरीज है। अगर आपके पास अगर बुकलेट है तो बुकलेट में देखो 13 नंबर पेज पे एक सीरीज है ऊपर की तरफ। ओके। देखो बुकलेट निकालो अभी सभी। आपके पास है? यस सर। यस सर। बेटा ये वाली बुकलेट देखना, इसमें मेटल और नॉन मेटल के बीच में कंपैरिजन लिखा है। लगभग सारी चीजें मैंने बताई हैं, लेकिन एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं। पहला पॉइंट है मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड, सम ऑफ विच आर एल्कालाइज। बताया है या नहीं बताया है? यस सर बताया। बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, सम ऑफ विच फॉर्म एल्कालीज। एल्कालीज मतलब कि जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, कुछ सारे उसमें। यस सर, बेस सर, जो बेस ठीक है? वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद हमने बताया था मेटल में बेसिक ऑक्साइड बनाता है, कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड के लिए भी मैंने उसके लिए मेटल बताए थे, Ag, Pb, नहीं सॉरी कुछ कुछ बताया था, Zn, Al, Be, एल्यूमिनियम बताया था ना बेटा? जनाबे अली सड़क पड़ेगा, एक एग्जांपल दिया था मैंने, उसके अंदर 5 एलिमेंट थे, 5-6, उसको भी बताया था। तो वहां पर एम्फोटेरिक ऑक्साइड बन रहा था। सेकंड वाले में नॉन मेटल है, नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ये भी बताया है बेटा, एसिडिक बनाते हैं। कल बताया था कुछ ऐसे ऑक्साइड जो न्यूट्रल ऑक्साइड थे, उनके बारे में भी लिखाया था। यस सर, बताया था सर आपने। ठीक है। सेकेंड पॉइंट था बेटा मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। लगातार बताते चले आ रहे हैं, कम से कम 100 के ऊपर रिएक्शन बता दिए। 100 के ऊपर रिएक्शन बताइए कि एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, मेटल को डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन गैस को। सेकंड पॉइंट है नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द एसिड। आज ही बताया कि क्यों डिस्प्लेस नहीं करता है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और वो डोनेट करके हाइड्रोजन गैस नहीं दे सकता है। आज ही बताया है। थर्ड पॉइंट है विद द क्लोरीन मेटल फ्रॉम क्लोराइड व्हिच आर आयनिक कंपाउंड्स। मैंने ये भी बताया हुआ है जब मैं बॉन्ड्स बता रहा था कि कैसे केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, इनफैक्ट जब मैं बता रहा था कि कैसे कंपाउंड बनता है,
वहां पर NaCl, CaCl2, BeCl2, MgCl2, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, सारे एग्जांपल मैंने दिए हुए हैं। वो क्लोराइड Yes, बनता है sir. जो कि आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल है। और मैंने कल बताते वक्त ये बोला था कि भैया जो अभी तक मैंने नहीं बताया था, जहां पे शेयरिंग नहीं होती थी, जहां डोनेशन और एक्सेप्शन होता था इलेक्ट्रॉन का, वहां पर क्या होता था, आयनिक बॉन्ड होता था। और आयनिक बॉन्ड मैंने पहले भी बता दिया, जहां पर चार्ज कैंसिल कर करके इतने सारे कंपाउंड बताए, इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस हुई, उसके बाद Yes, अगर sir. नहीं आया किसी को तो मैं क्या करूं। आया सबको ना? यस सर। Yes, sir, आ गया था। पक्का? Yes, sir. यस सर। ठीक है। सेकंड पॉइंट है नॉन मेटल विद क्लोरीन फॉर्म्स क्लोराइड विच आर कोवेलेंट इन नेचर। कल ही बताया था कि हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, कोवेलेंट इन नेचर होता है, क्योंकि उसके पास शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि उसके पास डोनेशन के लिए नहीं होते। इसलिए नॉन मेटल जो Yes, sir. बनाता है वो क्या Mutual बनाएगा, sharing. वो म्यूचुअल शेयरिंग में बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन के साथ, और वो कोवेलेंट में होगा। हाइड्रोजन क्लोराइड का कल एग्जांपल दिया था, HCl होता। H जो था हाइड्रोजन, वो नॉन मेटल था, उसने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके HCl का फॉर्मेशन किया था, जो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड था, और वो कोवेलेंट फॉर्म में मिलता है। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir, clear. यस सर। ओके। चौथा पॉइंट है विद हाइड्रोजन फ्यू मेटल्स फॉर्म हाइड्राइज व्हिच आर आयनिक इन नेचर। कुछ मेटल ऐसे थे जो हाइड्राइड बनाते थे। मैंने उस वक्त बताया था जब आपको ये बोला था कि हाइड्रोजन कभी कभी नेगेटिव आयन भी शो करता है, बताया था कि नहीं? Yes, Yes, sir, sir. बताया था। Yes, sir, मैंने बोला बताया था था कि सर आपने। हाइड्रोजन के पास वो भी क्वालिटी होती है कि वो किसी से इलेक्ट्रॉन को ले करके नेगेटिव आयन भी बना सकता है। तो उसने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले करके अपने अंदर नेगेटिव आयन को क्रिएट किया था, और सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को दिया था, इसलिए वो पॉजिटिव आयन बनाया था। और सोडियम और हाइड्रोजन के बीच Okay, रिएक्शन sir. होकर के सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन हुआ था। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। Yes, sir. नॉन मेटल विद हाइड्रोजन फॉर्म स्टेबल कोवेलेंट हाइड्राइड्स। नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ स्टेबल हाइड्राइड्स बनाते हैं, जैसे वाटर, NH3, H2S, लगातार ये चीजें आती रही हैं। वाटर का एग्जांपल कितनी बार मैंने लिया है, एक स्टेबल फॉर्मेट है वो, मतलब नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाता है। मतलब कि जैसे हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि जैसे कि H2O, जैसे NH3, अमोनिया, तो ये सब क्या होते हैं, नॉन मेटल के हाइड्राइड। और वो तो बनाएंगे ही, क्योंकि हाइड्रोजन तो प्लस चार्ज में रहने के लिए तैयार ही रहता है। कोई दिक्कत? No, sir. बेटा ऐसे जबरदस्ती नो सर नहीं, अगर दिक्कत है तो बताओ। नो सर। ओके। हाँ सर। पांचवा पॉइंट है मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट आपको बताया था एक दिन, जिस दिन ये बोला था कि जब किसी एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहे होते हैं तो दूसरे को वो रिड्यूस करता है और खुद को ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करना बताया था या नहीं बताया था? बताया था, sir. देख लो, अगर नहीं बताया था तो देख लो। Zn प्लस H2SO4 था, इसने क्या बनाया था, ZnSO4 प्लस H2। मेटल के पास 0 से +2 का चार्ज हुआ था। मैंने बोला था 0 से +2 के चार्ज में जा रहा है तो दूसरा किसी के चार्ज को कम भी कर रहा होगा। अगर ये खुद के चार्ज को बढ़ाएगा, इसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं बड़ी क्लासेस में, लेकिन अभी आपके लिए चार्ज का बोलना भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि +2 चार्ज में जा रहा है। हाइड्रोजन यहां पर +1 से 0 में जा रहा है। जब चार्ज कम हो रहा हो, सॉरी यहाँ पर +1 था और यहाँ पर 0 था, जब चार्ज कम हो रहा हो समझ लो कि उसका रिडक्शन हुआ है। और रिडक्शन किया किसने है, Zn ने किया है, क्योंकि Zn ने खुद का ऑक्सीडेशन किया है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, एक बार लिख लो। When charge is increasing from reactant to product, रिडक्शन क्या होता है, when charge is decreasing from reactant to product। रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनेगा तो चार्ज डिक्रीज कर रहा होगा, ऐसी केसेस में उसको बोलेंगे रिडक्शन हो रहा है। और जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो पता है ना क्या होता है, हेलो,
Yes, sir. Yes, sir. पता है, पता है या नहीं पता है? पता है सर। क्या इसमें रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है? सर Zn plus H2SO4 रिएक्टेंट और Reactant. जो रिजल्ट आता है वो प्रोडक्ट है। ZnSO4 plus H2 गैस वो सब प्रोडक्ट है। रिएक्शन एरो के लेफ्ट साइड प्रेजेंट सारी की सारी चीजें रिएक्टेंट की तरह से बिहेव करती हैं। रिएक्शन एरो के राइट साइड में प्रेजेंट जितनी भी चीजें हों, हर चीज प्रोडक्ट होता है। कोई दिक्कत? और ये होती है रिएक्शन एरो। ये रिएक्शन एरो है। रिएक्शन एरो के राइट साइड में जो है सब प्रोडक्ट है और लेफ्ट साइड में जो भी है सारा का सारा रिएक्टेंट है। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ प्लस चार्ज का बढ़ना होता है, यानी चार्ज बढ़ रहा होता है, तो वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जब चार्ज घट रहा होता है तो वहां पर रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो दूसरों को रिड्यूस करेगा। मतलब इसने हाइड्रोजन को रिड्यूस किया है, यहां पर हाइड्रोजन +1 से 0 में जा रहा है, यानी कि रिडक्शन इसका हो रहा है। अगर इसका रिडक्शन हो रहा है मतलब इसको रिड्यूस कर दिया है किसी ने, रिड्यूस किसने किया है? Zn ने, इसलिए Zn कहलाएगा, क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। Reducing खुद agent. का ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन फिर भी ये रिड्यूसिंग एजेंट कहला रहा है, क्योंकि दूसरों का क्या कर रहा है? नुकसान कर रहा है चार्ज का। +1 चार्ज से 0 चार्ज में लेके जा रहा है हाइड्रोजन को, इसका मतलब कि वो रिड्यूस कर रहा है उसको, इसीलिए इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। पता चला या नहीं? यस सर। हाँ, सर आप एक और बार रिपीट करेंगे, नेट आ गया था। तो पता सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे रुको यार। यहां पर है चार्ज कितना क्लोरीन के ऊपर? -1. गुड बेटा, 0 चार्ज है। यहां पर कितना चार्ज है? -1 यहां पर कितना है? +1 +1 यहां पर क्लोरीन का 1 से कमी हो रही है, 0 से -1 जा रहा है, मतलब क्या हुआ? रिडक्शन भी हो रहा है रिडक्शन और इसी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सेम ही चीज का ऑक्सीडेशन और सेम ही चीज का रिडक्शन हो, इतना जान लो बहुत है। रिड्यूसिंग एजेंट, अब पता चला कि रिड्यूसिंग एजेंट कैसे होते हैं मेटल? यस ओके सर। मैं आ गया। बेटा मेटल रिड्यूसिंग एजेंट कैसे होते हैं? यार मेटल की रिएक्शन Li है, इसकी रिएक्शन करोगे जैसे मान लो HNO3 से, या मान लो आपने ले लिया इधर Ca प्लस H2SO4, यहाँ पर हाइड्रोजन का +1 चार्ज है और इस मेटल ने क्या किया? इसके +1 चार्ज को रिप्लेस करके 2 में कर दिया, H0 में कर दिया, और ये खुद को +2 चार्ज में कन्वर्ट कर चुका है। यहाँ पर Ca के ऊपर 0 चार्ज है, यहाँ पर +2 चार्ज है, तो खुद के चार्ज को +2 में कन्वर्ट कर दिया है, जबकि दूसरे के चार्ज को घटा दिया है 1 से, यानी कि +1 को 0 में लेकर के गया है, इसलिए उसका रिडक्शन हुआ है और इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। समझ में आई बात? ओके सर। कोई दिक्कत? नो सर, दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ो फिर। यस सर। यस सर। नॉन मेटल्स आर जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब जब नॉन मेटल्स आएगा दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करेगा, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लाने की कोशिश करेगा, मतलब अपने आप को नीचे लेके जाएगा और दूसरों को पॉजिटिव चार्ज देने की कोशिश करेगा, दूसरों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाके उनको ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करेगा। इसीलिए जो नॉन मेटल होता है जनरली ऑक्सीडाइजिंग है। दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं यार। अगर मेटल रिड्यूसिंग एजेंट होता है
तो नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग है। इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है और चैप्टर में केवल यूज है और उसके बाद कोरोजन ऑफ मेटल है। ये भी एक यूज का पार्ट है, अगर नहीं आया तो बताना, वैसे कुछ है नहीं इसमें, मैंने कल देख लिया था इस टॉपिक को, तो अगर नहीं आया तो मेरे को बताना बाद में, नहीं तो एक बार ट्राई करना पूरा पढ़ने का, केवल बस यूज अकेले बचा है। अब यूज पॉसिबल नहीं है कि मैं एक एक यूज का मैं नोट्स बनवाऊं, क्योंकि ऑलरेडी नोट्स दे दिया आपको, ठीक है। यस सर। तो चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। और इसमें सर सिंथेटिक फाइबर वाला चालू करा दो। हाँ, सिंथेटिक फाइबर में ही जाएंगे बेटा। क्या पहला चैप्टर में किसी को प्रॉब्लम रही? सर क्योंकि सर हेलो हेलो यस सर। बेटा, पहले चैप्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम रही? नो यार सर। नेटवर्क चलता नहीं यहाँ पे, क्या करवाते रहते हैं। नहीं सर, सही में अभी नेट की प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है। नो सर, सबसे सही आ रही है आपकी आवाज। नहीं सर, आपकी आवाज तो सही आ रही है, हमारा नेट थोड़ा बेकार चल रहा है अभी। हाँ, अब हमारे नेट की क्या बताएं सर। तो ये बताओ कि सीखने को मिला या नहीं पहले चैप्टर से काफी ये कुछ? सर बहुत सीखने को बहुत मिला। सीखने नहीं को पता मिला। हाँ? रिएक्शंस के बारे में बहुत कुछ जाना। और क्या क्या सीखा वैसे पहले चैप्टर से? सर चार्जेस सीखे, मेटल पे हाँ सर, इलेक्ट्रॉन, चार्जेस सर प्रोटॉन, बेटा एक के बच्चा बोलेगा, बताते। एक मैं जिससे पूछूंगा बोलेगा। गार्गी शर्मा। यस सर मेटल्स के बारे में ब्रीफली पता चला और वीडियो नॉन ऑन करो। मेटल्स के बारे में। यस बोलो। सर मेटल्स के बारे में ब्रीफली पता चला, नॉन मेटल्स के बारे में पता चला, रिएक्टिव सीरीज, चार्जेस, सर एटम के बारे में भी थोड़ा सा पता चल गया, और सर सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सर न्यूट्रॉन और यस सर उनके और बारे में। सेल्स वगैरह के बारे में भी पता चला। सेल्स और सर न्यूक्लियस वगैरह। यस सर एटम। ठीक है, स्पष्ट सर श्रीवास्तव। मॉलिक्यूल्स। सर बैलेंस ही हो गया। हाँ स्पष्ट श्रीवास्तव, हाँ बोलो। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सर। फिर हमने KLMN का देखा था, और फिर उनकी डेंसिटी में उनकी मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज देखी थी, और उनकी अभी डिफरेंशिएशन किया था। ठीक है, कार्तिक शर्मा। यस सर। क्या पता अगर चला? मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन देखी थी, उसके रिएक्शन के बाद क्या प्रॉपर्टीज होती है वो देखी, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उन सब का ये सब देखे, और वो देखे थे क्या कहते हैं उसको, और बैलेंस ही देखी, और रिएक्शन में दोनों साइड कैसे बैलेंस करते हैं वो भी बताया था सर आपने, और चार्जेस कैसे, सर रिएक्शन खुद से करनी सिखाई बिना रटने की, मतलब रटने का कोई झंझट ही नहीं है अब रिएक्शन का। रटना वटना तो नहीं पड़ रहा है किसी को? नो। हाँ सर। नो सर, रटना तो बिल्कुल नहीं पड़ रहा। सर आपने बॉन्ड्स भी बताए थे। ये सर आपने कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बताए बॉन्ड, थे। आयोनिक, कल मॉलिक्यूल्स भी बताए थे। वैसे अगर देखो ना तो मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बताया है, मोल कांस्टेंट भी काफी कुछ बताया है इसके अंदर, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्फ़िगरेशन वगैरह भी इसके अंदर सर। बताया है, और कंपाउंड फॉर्म और कंपाउंड कैसे फॉर्म करते हैं। चार्ज वगैरह नहीं था आपके सिलेबस में, जबकि 7 क्लास में था वो, लेकिन फिर भी चार्ज से अटैक करके कैसे हम कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाते हैं, थोड़ा बहुत। कोवेलेंट बॉन्ड बिल्कुल नहीं है सिलेबस में, इसलिए बिल्कुल हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये बताने की कोशिश की थी कि कैसे बनता है। तो आई थिंक रुद्रांश शर्मा, यस सर। गेटिंग एवरीथिंग? यस सर। सब कुछ सही रहा ना, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर, सब अच्छा गया है अभी टेस्ट में भी। सर आयंस के बारे में है सिलेबस में? आयंस वगैरह नहीं है बेटा, क्लास 7 के सिलेबस में था आयन वगैरह। ओके सर। हाँ बेटा, आपने वहां पे तो पढ़ा नहीं। सर आपने पढ़ा दिया कैटायन एनायन। नहीं पढ़ा तो दिया ही, लेकिन उस वक्त नहीं पढ़ा था ना उस लोगों ने, ठीक है। आपने इलेक्ट्रॉन्स भी बताए थे। और कोई चीज? हाँ, इलेक्ट्रोड्स बताए थे, नॉन मेटल्स बताए थे, मेटल्स बताए थे, मेटलॉइड्स बताए थे, उसके बाद मेटलॉइड्स के साथ साथ एम्फोट्रिक मेटल बताए थे, एम्फोट्रिक मेटल ऑक्साइड्स बताए थे, उनके नेचर बताए थे, पीएच, डाइल्यूट और सर कंसंट्रेटेड आपने एसिड्स के ट्रिक बारे भी में बताई बताया थी था। याद करने की। बताई थी। पीएच बताया है, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं पीएच की, वो भी बताई है। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज एंड ऑल बताई है। लगभग सारी चीजें मैंने कवर की हैं। जो नहीं था, कौन कौन सी रिएक्शन, मेरे को लगता है कि आपका चैप्टर जितना बड़ा था उसके 3 गुना ज्यादा चीजें बताई हैं मैंने।
अब अगर उसके बाद भी चीजें नहीं कवर हुई हैं तो फिर देख लेना, क्वेश्चंस करने की कोशिश करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन में। अगर जो क्वेश्चन नहीं आता मेरे को क्वेश्चन पूछ सकता है कोई भी, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर, बोलो। ओके सर। आपने मेटलॉइड्स के एग्जांपल तो बता दिए कि ब्रोमीन वगैरह ये सब मेटलॉइड्स के एग्जांपल होते हैं। सर मेटलॉइड एग्जैक्टली क्या होता है? मेटलॉइड के एग्जांपल कहाँ बताए थे ब्रोमीन यार? सर मेटलॉइड एग्जांपल बताया तो सर ब्रोमीन का। अरे ब्रोमीन तो वो होता है नॉन मेटल जो कि मतलब रूम टेम्परेचर में को याद करना बता देते हैं, मेटलॉइड्स को कैसे याद करेंगे उसका तरीका बता देता हूँ। कोई बात नहीं, वेट करो। सर आपने बताया है बाबा शिरडी के ऐसे सबको फोन करने। यस सर, बोरॉन। यस सर। सिलिकॉन। यस सर बताया है। क्या बताया है? वो तरीका बताया याद करने का मेटलॉइड का? यस सर। यस सर। टेलीफोन करने गए थे? यस सर। अब फिर क्या नहीं पता यार? फिर तो बता ही दिया है। मेटलाइड वो होता है बेटा जो नॉन मेटल और मेटल के बीच में आता है कहीं पे। ये देखो जहां पर ये येलो वाले पार्ट दिख रहे हैं ना, ये इधर इसके राइट साइड में नॉन मेटल हैं और लेफ्ट साइड में मेटल्स हैं जनरली। ये जो ब्लैक वाला पार्ट है इसको हम मेटलाइड्स बोलते हैं। इसको याद करने का तरीका बता रहा, बाबा शिरडी गए ऐसे सबको टेलीफोन करने। सर लेकिन जैसे आपने नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज बताई, मेटल की प्रॉपर्टीज बताई, जैसे मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? मेटलॉइड्स में बेटा मेटल और नॉन मेटल दोनों कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी होती है। कभी कभी ये कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, कभी ये आयनिक बॉन्ड भी बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो दोनों चीजें होती है। जब मिक्स फॉर्म होता है बेटा यार, एक अच्छा बच्चा उसके बारे में कह सकते हो, एक बुरा बच्चा है उसके बारे में कह सकते हो। अब जब यार अच्छा बुरा मिक्स हो जाता है तो फिर उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते यार। ओके सर। समझ रहे हो? तो ये है कि जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो कैसा बिहेव करता है वो डिपेंड करेगा। अब एक अच्छा लड़का है तो बोल सकते हैं ऑब्वियसली सारे मेटल से, मैंने बताया कि बहुत अच्छा होता है, लगातार इलेक्ट्रॉन देता रहता है, पॉजिटिव चार्ज बना के बड़े बड़े बॉन्ड बनाता है, बहुत गैसेस प्रोवाइड करता है। जगह जगह हमारा साथ दिया मेटल ने, दिया नहीं दिया? नॉन मेटल जगह जगह इलेक्ट्रॉन लेने की सोचता रहा, जहां जहां देखो वहीं इलेक्ट्रॉन लेने की सोचता रहा, अपना कुछ काम पूरा करना चाहता रहा। लेकिन मेटल था जो कम से कम इलेक्ट्रॉन दे करके हमारा काम किया, उसमें बॉन्ड बनवाए हमारे। और नॉन मेटल ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को हमेशा लेने की कोशिश की, मतलब खुद का घर भरना चाहा। अब बीच में कुछ ऐसे रहे जो समझ लो कि ना उनके पास मेटल की प्रॉपर्टी रही और ना नॉन मेटल की प्रॉपर्टी रही, दोनों चीजें उसमें होती रही। तो उनके बारे में मैंने बताया और ये बताया कि इनमें दोनों चीजें हो सकती हैं, और उनको याद करने का तरीका ही बताया, तो याद कर लेना। और मेटलॉइड वगैरह 9th क्लास में भी है, तो आगे चल के भी पढ़ेंगे, ठीक है? यस सर। आगे बढ़ो फिर। यस टॉपिक है सिंथेटिक क्लॉथिंग मटेरियल एंड द पॉलीमर। सिंथेटिक क्लॉथिंग मटेरियल। अपने अपने वीडियो सारे ऑन करो भैया, वीडियो ऑन करके रखो पहले तो। हाँ, एक बात बताओ कि कपड़ा कैसे बनता है? कोई बताएगा प्रोसेस? सर पहले मेनोमर्स से पॉलीमर्स बनते, पॉलीमर से फाइबर बनता, फाइबर से सर कपड़ा बनता है। फाइबर से कैसे? से फैब्रिक। सर देखो प्रोसेसेस होती हैं सर, निटिंग वगैरह और ये सब, इन सब से बनते हैं कपड़े। सर सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो नेचुरल फाइबर बनेगा कि सिंथेटिक। फाइबर यार्न फैब्रिक। यार्न फैब्रिक, यस सर। बेटा देखो, जो सिलाने वाला कपड़ा होता है वो जनरली यहीं तक होता है, फैब्रिक। क्लॉथिंग याद क्या लिखा है आपने? क्लॉथिंग या गारमेंट, ठीक है? जो सिलाने वाला कपड़ा होता है जनरली ये फैब्रिक तक ही सीमित होता है। उसके बाद जब इस फैब्रिक को सिलते हैं पहनने के, जो सिलाने के लिए मिलता नहीं है बाहर खरीदने पे, इतने मीटर का कपड़ा मिला, उतने मीटर कपड़ा मिला, सूट बनाना हुआ, होता है ना ऐसा? अरे शूट बनाने के लिए, शर्ट बनाने के लिए बाहर कपड़े मिलते हैं ना, तो वो कपड़े फैब्रिक तक होते हैं, वो फैब्रिक बन चुका है। अब जब उस फैब्रिक को फर्दर आप दर्जी को देते हो सिलने के लिए, तो वो क्लॉथिंग में कन्वर्ट हो जाता है, जो पहनने के लिए फिर यूज में आएगा।
ठीक है। अब टी शर्ट वगैरह दर्जी नहीं बना पाता क्योंकि वो निटिंग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, लेकिन ये वीविंग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। मैं बताता हूँ क्या क्या होता है। तो जो पहला प्रोसेस है फाइबर टू यार्न कन्वर्जन, इसको बोलते हैं स्पिनिंग। जो यार्न टू फैब्रिक कन्वर्जन है इसको बोलते हैं वीविंग। और जो फैब्रिक टू क्लॉथिंग है इसको बोलते हैं गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। चलो ये तो हो गए प्रोसेस। हमारे हाथ में आया कपड़ा। बड़ा स्पर्श श्रीवास्तव, आर यू वॉचिंग मूवी? व्हाई आर यू लाफिंग? हाँ? Sir, I was not laughing. No, you were. That's why I asked you, ना? Okay, no problem. So fiber to yarn, yarn to fabric. बेटा वीडियो ऑन रखना अपने अपने। फाइबर टू यार्न, यार्न टू फैब्रिक, और फैब्रिक से क्लॉथिंग। जब फाइबर से यार्न बनाया तो उस प्रोसेस को बोला स्पिनिंग, यार्न से फैब्रिक बनाया उस प्रोसेस को बोला वीविंग, और फैब्रिक से जब क्लॉथिंग बनाया, क्लॉथिंग करवाया या क्लॉथ या गारमेंट बनाया तो उसको बोला गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं जिनको बाद में पढ़ा जा सकता है, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो है फाइबर के बारे में। हम यार्न तो नहीं, हम थोड़ा बहुत जानने की कोशिश जरूर करेंगे कि ये वाला फाइबर क्या करेगा, कैसे आगे मैन्युफैक्चरिंग होगी इसकी, दूसरा वाला फाइबर कैसे मैन्युफैक्चरिंग करेगा, थोड़ा जानने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन हमारा जो टारगेट होगा, अरे यार नेट क्यों चला जा रहा है यार? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। रुको यार, अरे वो नेट चला गया था। सुनो, नो प्रॉब्लम। तो ये तो प्रोसेस है। चलो फाइबर से यार्न बनाना, यार्न से फैब्रिक बनाना, फैब्रिक से क्लॉथिंग करना, तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है, उनकी बात हमें नहीं करनी है। हमें जनरली रॉ मटेरियल के बारे में बात करनी है। रॉ मटेरियल क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय रॉ मटेरियल? वुलन क्लॉथ बनाने के लिए भैया wool रॉ is the raw मटेरियल, एक material. बेसिक टर्म बताओ रॉ मटेरियल की। हम टेक्सटाइल की बात नहीं कर रहे हैं, अभी बताओ एक बेसिक रॉ मटेरियल का मतलब क्या समझते हो? सर जिससे हमारा नया मटेरियल या प्रॉपर मटेरियल बनेगा, उसके इंग्रेडिएंट्स को रॉ मटेरियल कह सकते हैं। जैसे कि कार के पार्ट्स हुए, उसको हाँ। कार बनाने के लिए वो रॉ मटेरियल होता है। ओके, एनीवन एल्स? और सर जैसे कि अपन कपड़े का ये एग्जांपल ले लो सर, जब भी सर कोई भी कपड़ा मटेरियल कह सकते हैं। ठीक है बेटा, देखो रॉ मटेरियल इज अ बेसिक यूनिट। ये बेसिक यूनिट कह सकते हो, या सबसे बेसिक चीज जिससे हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस को, तो उसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। यार नेट जा रहा है यार, नेट जा रहा है यार, क्या यार? कुछ आ रहा। वेट करो यार, नेट थोड़ा बीच चला जाता है। अभी आ रहा है सही? यस सर, अभी आ रहा है सर। तो रॉ मटेरियल वो मटेरियल है जिससे हम फर्दर प्रोसेस करेंगे, जिसको जो एक सबसे मूल मटेरियल है, सबसे यूनिटरी चीज जिसको बोल सकते हैं, सबसे इनिशियल चीज जिससे हम आगे फर्दर प्रोसेस करने के लिए चाहेंगे। तो जो हमारी क्लॉथिंग है या फिर जो हमारा गारमेंट है, या जो भी हम टी शर्ट, शर्ट या फिर किसी भी टाइप की चीज को पहनते हैं, जो अपने हम कोई भी कपड़ा पहनते हैं, तो वो कपड़ा जो बनता है उसके लिए सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है फाइबर। सबसे बड़ी चीज है फाइबर उसके लिए। रॉ मटेरियल एक तरीके से यार्न भी बोल सकते हैं कि फैब्रिक के बनाने के लिए यार्न एक रॉ मटेरियल हो गया, लेकिन इनिशियल जो मूल रॉ मटेरियल है वो है फाइबर। और फाइबर की मदद से हम आगे यार्न बनाते हैं, यार्न की मदद से फैब्रिक बनाते हैं, और फैब्रिक की मदद से आगे हम क्लॉथिंग करते हैं, यानी कि गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा गारमेंट बनाते हैं। इज दैट क्लियर? सर अगर सर जैसे कि क्लॉथिंग करने के लिए सर अपन सब फैब्रिक को रॉ मटेरियल कह सकते हैं। हाँ, एक तरीके का कह सकते हैं कि अगर मान लो फैब्रिक ही मिल रहा होता तो एक तरीके का रॉ मटेरियल हो सकता है,
लेकिन बेसिक रॉ मटेरियल अगर कोई यूनिट की पूछे आपको तो 99.99% केसेस में यू विल बी आंसर कि फाइबर इज द रॉ मटेरियल। ओके, और फाइबर एक रॉ मटेरियल है, और हम जनरली क्लास 8 में पहुंच चुके हैं, तो हम बात करते हैं रॉ मटेरियल्स के बारे में। तो फाइबर में आपने पहले कुछ सारी चीजें पढ़ी होंगी, जिसमें प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर डिस्कस हो चुका होगा, अगर किसी को Yes, पता sir. है तो। क्लास 6 में प्लांट फाइबर और क्लास 7th में एनिमल फाइबर आपको पढ़ा दिया गया है, पढ़ा दिया गया सर है। दोनों चैप्टर आए थे यस सर, आए थे ना? आए थे चैप्टर। यस सर आए थे। ठीक है, तो पहली बात तो हम जानना चाहेंगे, अगर फाइबर के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो फाइबर कितने टाइप के होते हैं। तो फाइबर में बेटा 2 टाइप जनरली हैं। सर नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर यस सर, नेचुरल सिंथेटिक। एक तो है नेचुरल फाइबर, जिसके बारे में क्लास 7 क्लास 6 में पढ़ते आए हैं। एक होता है सिंथेटिक फाइबर। अजीब जा रहा है नेट यार। नेचुरल फाइबर में जैसे जो, अच्छा कोई बता सकता है नेचुरल फाइबर का मतलब? सर कैनेडाइट फाइबर which are obtained मिताली गुप्ता। from animals and plants. हैं? भूमि पहुंचा, नेट नहीं चल रहा है, क्या कर रहे हैं? सुबह सर आके बैठा लिए इधर, तो हम कहते हैं वहां से क्लास ले। भाई ऑडिबल? yes sir Yes, sir. yes sir बेटा नेचुरल फाइबर और साइंथेटिक फाइबर 2 अलग अलग चीजें हैं। फर्स्ट श्रीवास्तव विल टेल व्हाट इज नेचुरल फाइबर। Sir, can I tell? यार मैंने बोल दिया ना किसी को बोलने के लिए। होममेड, होममेड। Yes. Sir, sir, can I tell? हाँ यू कैन। Sir, natural fibers are the fibers which are obtained from plants and animals. केवल प्लांट्स एंड एनिमल्स? So natural fiber are those fiber which are obtained from nature. अब नेचर के साथ बहुत सारी चीजें आ सकती है, जैसे प्लांट्स भी आ सकता है, एनिमल भी आ सकता है, और भी पार्ट्स होते हैं जैसे उसमें भी मिल सकता है। एनिमल स्किन, वाटर के पार्ट भी कुछ होते हैं जहां पर कभी कभी फाइबर्स फाइंड होते हैं, जैसे कि जो काय वगैरह बनती है उसमें भी फाइबर्स होते हैं। तो फाइबर फाइंड होने के लिए केवल प्लांट का होना या ऑर्गेनिज्म से भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी बन सकते हैं फाइबर्स। तो बहुत सारे डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। तो लेकिन जैसे नेचुरल फाइबर है, जनरली आपको क्लास 6 में पढ़ाया गया प्लांट फाइबर और क्लास 7 में पढ़ाया गया एनिमल फाइबर के बारे में। तो अभी हम पढ़ेंगे साइंथेटिक फाइबर के बारे में। तो साइंथेटिक फाइबर में आपका जो टॉप हेडिंग है वो है साइंथेटिक क्लॉथिंग मटेरियल एंड पॉलीमर्स। तो मटेरियल मतलब कि वही मटेरियल जो हमने बनाया है। साइंथेटिक फाइबर क्या होता है बेटा, कोई बताएगा? सर मैं बताऊं? सर विच आर मेड बाय ह्यूमंस। सर विच आर मेड बाय मैन मेड ह्यूमंस। फाइबर, जो सर मैन-मेड फाइबर से बने हैं, made by ह्यूमन से human. बने हैं, जो कि अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंग हमने उसको डिजाइन किया है,
वो फाइबर जो हैं वो हैं मैन सर आर्टिफिशियल फाइबर जो हम बनाते हैं, मैन बनाते हैं। गुड बेटा। अच्छा, जरूरत क्यों पड़ी मैन मेड फाइबर बनाने की? सर क्योंकि सर, नेचुरल क्योंकि फाइबर पॉपुलेशन रियल फॉर्म इंक्रीज में होती जा रही बहुत ही थी। ज्यादा क्या? कॉस्टली है। सर नेचुरल फाइबर रियल अगर खरीदे तो वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, यस इसलिए सर। और उनका रेप्लिका बनाने के लिए वो सिंथेटिक फाइबर्स बने जो चीपर भी हैं। और कोई रीजन बता सकता है? यस सर सर, और और जो भी Increasing एनिमल्स in हैं उनको मारने से population. प्रिवेंट सर बेटा करते वो एक बच्चा भौमिक पाऊजा। सर। यानी एक रीजन ये भी है सर कि जैसे कोई भी एनिमल को, जैसे हम हंट करते हैं एनिमल्स को, जैसे सिल्क बनाने के लिए सिल्क फॉर्म को मारना पड़ता है, तो सर उसके लिए हम बचा सकते हैं सर एनिमल्स को सिंथेटिक बेटा फाइबर अगर की वजह से। सिल्क अगर बचने लग गए ना तो चारों तरफ तो सिल्क हो जाएंगे। फिर अगर मान लो वो जो सिल्क के पार्ट्स हैं जिन एलिमेंट से बचते हैं, यार हर चीज बैलेंस है। तो जैसे फूड खाते हैं, कोई चीज आप एग्स खाते हैं, किसी कोई चिकन खाता होगा, तो फूड चेन को बैलेंस करने के लिए उसका मरना इंपॉर्टेंट भी है, अगर आपको सही से बताएं तो अगर उसकी जो हार्वेस्टिंग की जाती है सिल्क वाली, अगर वो नहीं हार्वेस्टिंग ही क्यों करेंगे अगर उसको हम मारेंगे नहीं तो वो तो एक रीजन नहीं हुआ कि उसके लिए हम बनाते हैं। और कोई रीजन? सर मे आई टेल? हाँ। और बेटा एक चीज और, एक बात और है कि जो से एनिमल वगैरह थे, तो एनिमल में मोस्ट ऑफ द एनिमल में मारने की जरूरत नहीं पड़ती है एनिमल्स को। अगर आप उनसे फाइबर को फाइंड करना चाहते हो तो उनके ऐसे पार्ट को लो जो एक्सटर्नल पार्ट्स हैं उनमें ज्यादातर, जैसे कि ऊन हो गया, तो वूल जब निकलता है ना सीप से, तो उसके बाल को काट के निकलता है, तो उसमें उसको मारना नहीं पड़ता ना, उसको कोई प्रॉब्लम होती है, आराम से वो ग्रो करता है। जैसे हमारे बाल शेयर करना पड़ता है, बस शेयर करना पड़ता है। अरे वो निकाल, जैसे काट के निकालते हैं ना बाल को, वैसे भी निकाल सकते हो, जैसे उसकी कोई अपन दिक्कत बाल नहीं। कटवाते हैं, सिंपली वही प्रोसेस है, हाँ वही प्रोसेस भी उसके भी करवा बाल सकते कट हो। जाते हैं। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। तो और कोई रीजन? बेटा आवाज नहीं आ रही है। हेलो Increasing in population. रागी शर्मा, व्हाट आर यू सेइंग? यस सर, जैसे कि कॉटन होते हैं और वूल होते हैं, तो सर अगर मतलब उन्हें और सर मतलब उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सर, जैसे कि नायलॉन है, तो सर वो उन दोनों से स्ट्रॉन्ग है, और वो बहुत सारे सर वो बहुत सारे चीज़ों में काम भी आते हैं, जैसे कि पैराशूट्स होते हैं। तो सर कॉटन नहीं यूज़ करते, नायलॉन यूज़ करते हैं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो मैन मेड स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं। मतलब फाइबर्स एक और रीज़न है कि वो स्ट्रॉन्ग बनाते तो हैं। कहने का रीजन ये था कि जैसे जो नॉर्मल फाइबर था, कई कई जगह पे ऐसा था नेचुरल फाइबर यूज करते थे, तो वो दिक्कत ये करता था कि वो ब्रेक हो सकता था या फट सकता था इजीली। तो इसीलिए Yes, उन्होंने सिंथेटिक फाइबर को डिजाइन किया ताकि उससे कुछ ऐसे फैब्रिक्स बनाए जा सकें जिनकी स्ट्रेंथ थोड़ा अच्छी आए और वो ब्रेकेबल ना हो। इज दैट क्लियर? Yes. मजबूती को फाइंड करने के लिए कह सकते हैं कि मजबूत चीज अगर बनानी है तो उसके लिए सिंथेटिक फाइबर का होना इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी नहीं कि ऐसा नहीं है कि नॉर्मल फाइबर मजबूत नहीं होते, जैसे सिल्क है। सिल्क इनफैक्ट अगर आप सिल्क को देखो ना, अगर एक नॉर्मल एक पतला सा सिल्क लो, उतना पतला सिल्क लो जितना पतला एक स्टील है, आप अगर स्टील का उतना मोटा तार ले लो और उतना ही मोटा तार सिल्क का ले लो, सिल्क के तार का जो स्ट्रेंथ होगा ज्यादा होगा। आपको मैं ये बता रहा हूँ। सर स्पाइडर की जो सिंथेटिक फाइबर है, स्पाइडर का जो उसकी जो जाल होता है कॉस्ट वो होती भी है वो सर सर कम होती है नेचुरल फाइबर से। क्या? सिंथेटिक फाइबर की जो कॉस्ट होती है वो नेचुरल फाइबर से कम होती है। ऑब्वियसली कम होगी कॉस्ट। उसको बनाया है ह्यूमन नेचर ने बनाया, वो कभी भी कितनी भी डेवलप की जा सकती है, बनाई जा सकती है, जबकि नेचुरली फाइंडेड चीजें जो हैं वो तो उतना, अरे यार अगर दाल चावल बनने लग जाए हर घर में, अगर उसको बनाना इजी हो जाए तो फिर तो यार सस्ती पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अगर प्लांट में दाल चावल बनने लग जाए या समझ जो गए। हम जो चावल उगाते हैं अगर वो प्लांट में बनने लग जाए, तब तो फिर इजीली वो अवेलेबल होगा, क्योंकि जगह जगह तो प्लांट खुल जाएंगे। हाँ सर इसका एक इजी वे ये भी हो सकता है, जैसे कोई फल होता है स्टार्टिंग में सीजन में वो महंगा रहता है, फिर आगे चलकर वो सस्ता हो जाता है क्योंकि वो हर जगह मिलता है। फिर वो हाँ एक कह रीजन सकते ये हो, भी वो बोल हर जगह सकते अगर हैं। मिल रहा है तो कॉस्ट भी ये है कि ऐसा नहीं कि सारे सिंथेटिक फाइबर की कॉस्ट बहुत रिड्यूस ही रहती है। कुछ सिंथेटिक फाइबर जिसमें कुछ एक्सटर्नल मटेरियल जो मतलब डिजायर्ड मटेरियल लगाए जाएंगे, मान लो कुछ ऐसे मटेरियल की जरूरत है जिसमें कि मान लो अगर किसी को अगर पैरासूट बनाना है, तो पैरासूट के लिए अगर मान मुश्किल से लो बनते हैं वो।
यार जब बोल रहा हूं तो मत बोला करो यार, पूछू तभी बोलना है। अगर मान लो पैराशूट बनाना है और पैराशूट के लिए मान लो एक अच्छा मटेरियल चाहिए, ऐसा मटेरियल चाहिए जो फट ना जाए, अगर उसको हम मान लो पैराशूट में लगाएं तो ऐसा ना हो कि हवा चले और फट जाए और हवा क्रॉस करे और नीचे गिर जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, तो उसके लिए एक स्ट्रेंथ, अच्छा स्ट्रेंथ लेते हैं उसके, तो अच्छा स्ट्रेंथ लेने के लिए अच्छा फाइबर लगाना पड़ता है, इनफैक्ट उसकी अच्छे से स्पिनिंग, अच्छे से वीविंग भी करनी पड़ती है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम चीजें करते हैं। तो हमें जब जरूरत पड़ेगी डिजायरेबल, मान लो किसी को बुलेट प्रूफ जैकेट बनानी है, तो बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए फिर वैसे मटेरियल की जरूरत पड़ेगी जो बुलेट प्रूफ कर सके, तो फिर उसके लिए हमें कुछ एक्सटर्नल मटेरियल लगेंगे, एक्स्ट्रा चीजें लगेंगी। वो चीजें करने के लिए फिर हमें कॉस्ट बढ़ानी भी पड़ जाती है कभी कभी, जब मैन मेड चीजें होती हैं तो ये डिपेंड करता है। लेकिन जनरली अगर हम बात करेंगे तो जो कॉस्ट होती है वो मैन मेड फाइबर की कम आती है और नेचुरल फाइबर की ज्यादा आती है, क्योंकि हर जगह नहीं अवेलेबल होता नेचुरल फाइबर। अगर हमें नेचुरल फाइबर लेना तो बाहर से, ज्यादातर तो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। और बाहर से इंपोर्ट करेंगे, मान लो बड़े बड़े फाइबर्स ऐसे, जैसे मान लो लिनन वगैरह है, तो लिनन फाइबर है, या फिर फ्लैक्स है, फ्लैक्स लिनन का ही पार्ट है, या फिर मान लो अच्छा कॉटन है, कई सारे कॉटन अवेलेबल नहीं होते, तो उनको हमें बनाने के लिए बाहर से उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे बांग्लादेश में बहुत सारा पाया जाता है, बांग्लादेश बगल की कंट्री आपको पता ही है, वहां से बहुत सारी चीजें इंपोर्ट की जाती हैं, तो वहां से फाइबर बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं। बहुत सारा फाइबर ऐसा होता है जो इंडिया के पास अवेलेबल नहीं है, तो उसको बाहर से लेते हैं वो। तो फिर क्या होता है ये, और अगर अगर इसको बनाना आसान होता, मान लो अगर लेनिन को एक्सपोर्ट वहां से इंपोर्ट कर रहे हो, अगर लेनिन बनाना इतना आसान होता, फिर तो क्यों महंगा चीज महंगा मिलता है। आपको पता होना चाहिए कि लेनिन की एक शर्ट लो, आप अगर एक नॉर्मल शर्ट ले रहे हो तो 2500 3000 के नीचे शर्ट नहीं आती लेनिन की। गलत बोल रहा हूँ? सर पूछना किसी से। ये कॉस्टली होता है क्योंकि वो नेचुरल फाइबर और जल्दी से पाया भी नहीं जाता है, तो यही बात सर है। अगर रियल फॉर्म में मिल रहा हो तो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता वो मिक्स्ड फॉर्म होता है वो भी। दूसरा पार्ट किसी ने बोला स्ट्रेंथ के लिए, कभी कभी स्ट्रेंथ के लिए, या फिर मैं बोल सकता हूं कि कुछ डिजायरेबल प्रॉपर्टीज के लिए। मैं ये बता रहा हूं कि क्यों जरूरत पड़ी, रीजन क्या है, रीजन क्या है इसकी जरूरत का, जो सिंथेटिक फाइबर बना रहे हैं इसका रीजन क्या है। कुछ डिजायरेबल प्रॉपर्टीज हैं। सर डिजायरेबल प्रॉपर्टी मतलब इच्छा के अनुसार, अब किसी को जो चीजें पसंद हो, मान लो कोई चीज हमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चाहिए, और स्ट्रेंथ को छोड़ के, मान लो स्ट्रेंथ है, अभी स्ट्रेंथ हमने लिख दिया, और मान लो कोई और डिजायरेबल प्रॉपर्टी हो, मान लो आपको एब्जॉर्बेंसी कम चाहिए हो, मान लो कि ऐसा कोई पार्टिकल, ऐसा कोई मान लो फाइबर बनाना है जो एब्जॉर्ब कम करे, मतलब आपके अंदर से बॉडी से कोई चीज, मान लो आप खेलते हो तो पसीना निकलता है कि नहीं खेलने के बाद। यस सर। अगर आप ऐसा कपड़ा पहन के जाते हो, आप स्पोर्ट्स वेयर क्यों पहन के जाते हो उस वक्त, या फिर लोअर वगैरह स्पोर्ट्स वेयर क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें पसीना चिपकता नहीं है, अगर वो उसमें ना तो वो एब्जॉर्ब करता है, जो भी ह्यूमिडिटी आपके निकलती है वो उतने अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करता है स्पोर्ट्स मटेरियल जो होता है, इसीलिए उसको हम यूज करते हैं वहां पे। और अगर हम वहां पे कॉटन का यूज कर दें, कभी कॉटन पहन के किसी को जाते हुए देखा है स्पोर्ट्स के लिए? बेटा जो अच्छा बच्चा है वो तो कॉटन पहन के एटलीस्ट नहीं ही जाएगा, या जो समझदार है वो नहीं जाएगा, क्योंकि वो जो भी ह्यूमिडिटी निकलेगी या जो भी लिक्विड निकलेगा बॉडी से, वो सारा का सारा कॉटन एब्जॉर्ब करता जाएगा। तो एब्जॉर्ब करता जाएगा तो फिर बार बार वो दिक्कत भी तो आएगी। अगर वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तभी तभी आप जिम वगैरह में जो जाते होंगे देखो सिंथेटिक फाइबर पहन के जाते हैं सारे के सारे। जब एब्जॉर्बेंसी की जरूरत पड़ेगी, जैसे मान लो हम कहीं जा रहे हैं घूमने या फिर टहलने, या कोई अच्छा कपड़ा पहनना है, तो ऐसा कपड़ा पहनते हैं जो एब्जॉर्ब करे बॉडी को, क्योंकि वहां पे हमको लौट के नहीं आना होता, पूरा दिन रहना होता है, तो वो थोड़ा सा कपड़ा ऐसा हो जो एब्जॉर्ब कर ले, जो भी बॉडी से लिक्विड निकले उसको एब्जॉर्ब करे, और एब्जॉर्ब करके वो बैलेंस करे ओवरऑल। लेकिन जब हम खेलने जा रहे हैं, कूदने जा रहे हैं, रनिंग करने जा रहे हैं, तो ऐसा कपड़ा यूज करते हैं जो कि एब्जॉर्ब ना करे, हम आके कोई हमें चेंज ही तो करना है, समझ रहे हो ना, तो गंदा भी नहीं होता जल्दी वो। बात समझ में आई या नहीं? यस सर। बाकी बच्चों को नहीं आई क्या? हर्षित जैन? हाँ सर आ गई। आ गई। पक्का? यस सर। यस सर। ठीक है, तो हमने कुछ रीजंस बताए हैं, जैसे कॉस्ट है, स्ट्रेंथ है, कुछ डिजायरेबल प्रॉपर्टीज को पाने के लिए, अचीवमेंट के लिए, और इजीली अवेलेबल हो, या फिर मैं लिख सकते हो अवेलेबिलिटी।
ठीक है, इजीली अवेलेबल हो, उसके लिए भी हम इसको बनाते हैं ताकि हमें आसानी से मिल जाए वो बाद में। सर हम एक तरह ये भी बोल सकते हैं, जैसे जो एनिमल्स वगैरह का रहता है उनको हमें पालना भी पड़ता है और खाना वगैरह तो रेयरिंग भी करनी पड़ती है, इसलिए भी हम वो कर सकते हैं सिंथेटिक यार फाइबर जरूरत बना के। उसकी भी है, ऐसा नहीं है कि जरूरत नहीं है, पालना तो पड़ेगा ही। अब हमें अगर ऊन बनाना है तो ऊल तो हम जनरली एक्रेलिक, चलो ऊल की तरह से होता है, आगे बताऊंगा मैं थोड़ा बहुत, लेकिन अब ऊल बनाना है अगर तो यार फिर वो तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, फिर तो नॉर्मल भी, हमें तो नेचुरल वाले भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि नेचुरल वाले नहीं चाहिए। बस ये है कि हमें थोड़ा सा फुलफिल करना इजी हो। पहले ये होता था कि लोअर भी लोग पहनते होंगे तो पता लगता रहा होगा कि सब कॉटन का पहन रहे हैं, क्योंकि कॉटन इजिली अवेलेबल था। आज लोग लोअर पहन रहे हैं या फिर डेनिम पहन रहे हैं, जीन्स पहन के जा रहे हैं। रीजन क्या है इनके? क्योंकि हमें जरूरत पड़ी उन चीजों की, हमने उसको बनाया और ज्यादा से अच्छे उसको मॉडिफाई करके और अच्छी चीज बनाई। अब कोई सिल्क पहन के आता है, कभी सिल्क की साड़ी कोई पहनता है, अब कॉटन की साड़ी पहनना और सिल्क की साड़ी पहनने में कितना डिफरेंस है, आप समझो खुद को। तो यस डिफरेंस सर। डिफरेंस धीरे धीरे ही तो क्रिएट हुआ ना। अब ऐसा नहीं कि जब हमने एक पता लगा कि एनिमल फाइबर को आज हमने बना लिया, हम आज मान लो हमने सिंथेटिक फाइबर का डिजाइन कर लिया और हमें पता चल गया हम पॉलिस्टर बना चुके हैं, एक्रेलिक बना चुके हैं, तो हम एनिमल फाइबर को भूल जाएंगे, कहेंगे चलो अब इसको नहीं पालेंगे। जरूरत उसकी भी है, उसमें भी नेचुरल प्रॉपर्टीज हैं, तभी वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसने क्या किया, बैलेंस कर दिया चीजों को, समझ रहे हो ना? हेलो, यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो सर। Okay, then you can leave the meeting. थैंक यू बाय सर। सर, थैंक यू सर। Bye, Vijay. बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर।